बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज ज़फ़ा अवान और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेप्रिसिएशन के ऊपर है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे भी नजर आ रहा होगा और स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन है। बहुत ही मजेदार होने वाला है आज का टॉपिक। तो हमारा लेक्चर लाजमी लाजमी एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम डेप्रिसिएशन को कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईकॉम के हवाले से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईकॉम पार्ट 2 के अंदर बहुत ज्यादा आया हुआ है और मेन टॉपिक है आईकॉम का। अगर सेक्शन सी उठाकर देखा जाए और उसके बाद अगर हम ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं तो ग्रेजुएशन के अंदर भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको गौर से सुनिएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है हम इसको पढ़ेंगे और इसकी सीरीज इंशाल्लाह ताला प्ले लिस्ट में पूरी की पूरी प्रिपेयर करूंगा, जिसमें A to Z अलिफ से ये तक सारे के सारे टॉपिक्स कोशिश करूंगा इसमें डिफाइन करूं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, पहले तो हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन कहते किसे। तो हेडिंग हम लगा देते हैं डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन की। डेप्रिसिएशन किसे कहा जाता है। डेप्रिसिएशन कहा जाता है बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, बाबा की परियों और मामा के शहजादों। डेप्रिसिएशन कहा जाता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू decrease in the value of fixed asset due to use is called is called depreciation। ये बच्चों डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है कि डेप्रिसिएशन कहा किसे जाता है। इस डेफिनेशन के अंदर क्या बात है ये बताते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर डिक्रीज हो जाए, क्या डिक्रीज हो जाए, वैल्यू डिक्रीज हो जाए, किस चीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, फिक्स एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए। अब फिक्स एसेट कौन से होते हैं पहले तो हम ये बात कर लें, ठीक है। फिक्स एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स होते हैं। Those assets which are changed after a 1 year is called fixed assets or or non-current assets. Those हम भैया बीच में जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। टॉपिक डिटेल में पढ़ने में मजा आता है, इस वजह से हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को आगे मत कीजिएगा, ठीक है, और एंड तक देखिएगा, सब बच्चों को इंशाल्लाह मजा आएगा। Those assets which are changed after a 1 year is called fixed assets, and fixed assets are also called non-current assets। ये भी लिख देते हैं। एंड फिक्स एसेट्स are also called non current asset। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फिक्स एसेट्स को हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं विच आर चेंज आफ्टर 1 year, जो साल बाद जाके चेंज होते हैं। नॉर्मली ये लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं, हमारे पास अरसे से चल रहे होते हैं। ये हमारे पास जो है वो फिक्स एसेट्स होते हैं, ठीक है। और इनको हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। अब फिक्स एसेट्स की अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो फिक्स एसेट कौन से होते हैं। फिक्स एसेट्स की अगर हम एग्जांपल देखें
फिक्स एसेट्स की अगर हम एग्जांपल देखें, फिक्स एसेट की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल, इसके अलावा प्लांट। ये नॉर्मली हमारे पास जो है वो फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर को फर्नीचर एंड फिक्सचर भी कहा जाता है। दोबारा लिख देता हूँ मैं, फर्नीचर को फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी कहा जाता है। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, एटीसी। इसके अलावा और भी कुछ होते होंगे, लेकिन नॉर्मली ये हमारे पास एसेट्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इनको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। और अगर आप देखें, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन की चीजें होती है जैसे कि ट्रक, कार वगैरह। तो प्लांट हो गए, फैक्ट्रीज के अंदर बड़े बड़े जो है वो प्लांट्स लगे होते हैं, ये नॉर्मली आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, ये सालों चलते हैं। मतलब ये इनमें ऐसा नहीं होता कि जो है वो साल के अंदर अंदर चेंज आ जाए। फर्नीचर अगर आपने ले लिया तो उसको आप सालों चलाओगे, इक्विपमेंट आपने ले लिया तो उसको आप सालों चलाओगे। ठीक है, नॉर्मली ऐसा हो रहा होता है। अगर हम देखें, वैसे ये भी होता है कि ये भी चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमें जो है वो फर्नीचर लिया वो खराब हो गया फौरन से साल के अंदर अंदर तो हम नया फर्नीचर ले आए। तो फर्नीचर भी चेंज हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि ये साल बाद जाकर चेंज होते हैं। तो अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन था डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू यूज्ड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो कह रहे हैं कि जब हम अपने फिक्स एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने से जब उनकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। हर एसेट आपका डेप्रिशिएट होता है सिवाय लैंड के। लैंड की हम बात करेंगे, लैंड आर नॉट डेप्रिशिएट या ऑल एसेट्स आर डेप्रिशिएट। नोट कर लो ये बात, कि आप ये ना बोलना कि बाद में सर ने हमें बताया नहीं। ये एमसीक्यूज में भी काफी आ जाता है बच्चों के, नोट में कर लो। ऑल एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एक्सेप्ट लैंड, लैंड के अलावा। लैंड की वैल्यू जो है वो नॉर्मली क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, एप्रिशिएट होती है। लैंड जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होती। जमीन अगर आपने कहीं पे खरीदी है और अगर आप उसको साल 2 साल बाद बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपने जितने की खरीदी होगी तो उससे ज्यादा की वैल्यू आपको दे के जाएगी। बाकी जितने भी एसेट्स होते हैं, अगर आप उनको खरीदते हो तो खरीदने के बाद जब आप उनको इस्तेमाल करते हो तो इस्तेमाल करने से उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जो वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे सपोज करो एक एसेट मैंने 1 लाख रुपीज का परचेज किया और 1 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 80,000 क्योंकि मैंने उसको इस्तेमाल किया। तो इसके अंदर डिक्रीज कितना आ रहा है, इसके अंदर जो डिक्रीज आ रहा है वो आ रहा है कितना, 20,000। इस 20,000 को हम क्या बोलेंगे, इस 20,000 को हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे है डेप्रिसिएशन के मेथड्स। अब पेपर में ये होता है कि आपसे ये पूछता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाओ। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। तो अब मैं हेडिंग दे रहा हूं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके दिखाओ। हर कंपनी जो है वो अपने साल के एंड में अपने फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालती है।
क्योंकि वो डेप्रिसिएशन बेसिकली एक एक्सपेंस होता है, उस एक्सपेंस को उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिपोर्ट करना होता है, जिसकी वजह से वो अपना जो है वो एसेट का डेप्रिसिएशन निकालती है। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, अच्छा इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। कभी कभार एग्जामिनर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कह देता है, तो घबराना मत आप लोग। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड एक ही बात होती है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है। अच्छा दूसरा हमारे पास जो मेथड आ जाता है वो आ जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इसको हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। डिक्लाइनिंग बैलेंस 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 मेथड। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। पूरा देखोगे चीजों तो समझ में आती है बेटा, आप लोग भी आगे आगे कर देते हो। ठीक है, पूरा देखा करो कंसंट्रेशन के साथ, तो फिर आप लोगों को भी मजा आएगा और मुझे ही पढ़ाने में मजा आएगा। बहुत सारे सवालात हैं जो आपके दिमाग में आएंगे, और आप लोग वो मुझसे पूछेंगे और आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। पूछेंगे कैसे? मेरा नंबर सब बच्चों को पता है, मेरा नंबर है 03122576 355। व्हाट्सएप पे आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं आई कॉम से रिलेटेड और ग्रेजुएशन से रिलेटेड। अच्छा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर पेपर में आ जाए तो ये मत बोलिएगा सर ने तो बताया नहीं था। सर बता रहे हैं आपको, सब बताएंगे, हाथ पांव कटवाएंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो कभी कभार एग्जामिनर जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से पूछ लेता है, कभी डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के नाम से पूछ लेता है, कभी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से पूछ लेता है। अच्छा फिर उसके बाद जो हमारे पास थर्ड मेथड है वो है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, अच्छा ये जो मेथड है ना, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से निकाल दिया गया है, इसको जो है वो घर भेज दिया गया है इसके। लेकिन अभी तक इस्तेमाल हो रहा है आपके सिलेबस के अंदर, जिसकी वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। और एक मेथड है हमारे पास, फोर्थ मेथड, वो है उसका हम कहेंगे यूनिट प्रोडक्शन मेथड। यूनिट प्रोडक्शन मेथड, या एक और मेथड आ जाता है उसको हम वर्किंग आवर मेथड कहते हैं। कुछ टीचर यूनिट प्रोडक्शन और वर्किंग आवर को एक ही लिखते हैं, मैं भी एक ही लिखता हूँ, पता नहीं क्या हुआ आज मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। तो यूनिट प्रोडक्शन मेथड और वर्किंग आवर मेथड दोनों की कैलकुलेशन सेम होती है, तो इसको एक ही में काउंट किया जाता है, वर्किंग आवर मेथड। ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। अब एग्जामिनर तुमका कहेगा तुम कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन को निकाल के दिखाओ, तुमका निकाल के दिखाना पड़ेगा। वो एग्जामिनर क्वेश्चन में ये भी मेंशन करेगा कि तुमका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है, तो तुमका फिर डिमिनिशिंग से निकालना पड़ेगा। अगर उनका कहेगा कि तुमका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से निकालना है, तो तुमका सेवन सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से निकालना है। और जो क्वेश्चन में कहेगा उस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इन मेथड्स पे हम लोग चलेंगे और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। लेकिन 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 हम इस मेथड्स पे जाने से पहले
कुछ टर्म्स हैं उनको क्लियर कर लें। सबसे पहले है कॉस्ट। जब ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तो इन मेथड्स को पढ़ने में हमें मजा आएगा। कॉस्ट, सबसे पहला मेथड है कॉस्ट। कौन सा? सॉरी, टर्म है कॉस्ट। अब कॉस्ट हम किसे कहते हैं? कॉस्ट बेटा नॉर्मली हमारा ये कंसेप्ट है कि एसेट जितने का परचेज किया जाता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट। जैसे कि सपोज करो, अगर मैं एक मशीनरी 1,20,000 की खरीद रहा हूँ तो ये 1,20,000 हमारी क्या होगी? कॉस्ट होगी। ठीक है, ये आप लोगों का कंसेप्ट है, ये चेंज है। अकाउंटिंग इसे कॉस्ट नहीं मानती, ये भी कॉस्ट है हमारी, लेकिन और भी चीजें हमारी कॉस्ट होती हैं। अकाउंटिंग कहती है कॉस्ट हर वो चीज है जो आपके एसेट को यूजेबल कंडीशन में ले आती है, वो आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट होती है। जैसे कि एक एसेट मैंने 1,20,000 का खरीदा, फिर मैंने 20,000 रुपये उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन लगाया, फिर मैंने 10,000 रुपये उसके अंदर इंस्टॉलेशन लगाया, तो हमारे एसेट की कॉस्ट कितनी हो गई? हमारे एसेट की कॉस्ट हो गई 1,50,000। तो हर वो एक्सपेंस जो आपके एसेट को यूजेबल कंडीशन में लेकर आ रहा हो, उसको हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन बहरहाल अभी के लिए ये कंसेप्ट समझ लो कि कॉस्ट क्या होती है। जितने का आपने एसेट परचेज किया है, इसके ऊपर कॉस्ट ऑफ एसेट के ऊपर हम आगे डिटेल में एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, उसमें और ज्यादा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए कॉस्ट समझ लो कि आपने जितने का एसेट परचेज किया है वो आपकी क्या है? कॉस्ट है। फिर उसके बाद बात करते हैं, सेकंड टर्म है हमारी एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ। अब एस्टिमेटेड लाइफ क्या होती है? हर कंपनी जब भी कोई एसेट खरीदती है तो उसकी लाइफ को एस्टिमेट करती है कि ये एसेट जो है वो हमारे पास इतना अरसा चलेगा। तो जो लाइफ को एस्टिमेट किया जा रहा होता है उसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड लाइफ। आप सपोज कर लो कि आपके अब्बा ने आपको दिला के दे दिया मोबाइल और कहा बच्चा ये मोबाइल जो है वो अब 2 साल तक तुम्हारे पास रहना चाहिए, कराची चल रहा है, छिन भी सकता है, लेकिन कहेंगे भाई तुम्हें अब ये 2 साल तक चलाना है, 2 साल तक भूल जाओ कि कोई और आपके पास मोबाइल आएगा। तो आपके अब्बा ने आपको एसिड की लाइफ भी एस्टिमेट करके दे दी कि भैया ये 2 साल चलेगा। तो एस्टिमेटेड लाइफ वो होती है कि जो हम एस्टिमेट करते हैं, कंफर्म नहीं है, एस्टिमेट करते हैं कि कितना अरसा हमारे पास ये एसिड चलेगा। ठीक है, तो उसको हम एस्टिमेटेड लाइफ भी कहते हैं। हाँ, एक और बात, जो है एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो एस्टिमेट की जाती है। अब जरूरी नहीं है कि जो हमने एस्टिमेट किया है वही कंप्लीट भी हो। मतलब कि हमने अगर 10 साल सोचा है कि एसिड की लाइफ चलेगी तो एसिड की लाइफ 10 साल चले, जरूरी नहीं। वो 11 साल भी चल सकती है, वो 9 साल भी चल सकती है। लेकिन एक हम अपनी तरफ से अंदाजा लगा लेते हैं कि एसिड कितना अर्सा चलेगा, तो उसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड लाइफ। अच्छा, अब एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो ईयर्स में भी हो सकती है कि आपने कोई एसेट लिया और कहा इतने अर्सा चलेगा। जैसे आपके अब्बा ने आपको मोबाइल दिला के दिया, बोला कि 2 साल चलो, उसको 2 साल रगड़ो, 2 साल से पहले जो है वो नहीं देंगे आपको। हाँ, छोटे अब्बा दिला के दे दो वो एक अलग बात है, बड़े अब्बा नहीं दिला के देंगे। समझ लो छोटे अब्बा कौन होते हैं, किसे कहते हैं हम छोटे अब्बा? खुदा का खौफ किया करो यार। तो जो लाइफ है हमारी वो ईयर्स में भी हो सकती है एस्टिमेटेड, तो वो किलोमीटर्स में भी हो सकती है। जैसे एक कार है, कार की लाइफ जो एस्टिमेट होती है नॉर्मली वो किलोमीटर्स पे होती है। जब भी हम खरीदने जाते हैं तो ये नहीं बोलते कि कितना साल चली है, हम ये बोलते हैं बताओ भैया मीटर दिखाओ कितने किलोमीटर चली है। उस किलोमीटर से हमें अंदाजा होता है कि हमारा एसिड कितना यूज हुआ हुआ है। तो एसिड की लाइफ किलोमीटर्स में भी हो सकती है, ईयर्स में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है। आर्स में भी हो सकती है। आर्स में जैसे कि आपने बोला कि इतने हजार, जैसे आ, आ, जो है वो बैटरीज की लाइफ होती है मोबाइल फोन्स की, वो आर्स में होती है कि इतने हजार घंटे चलेगी, देन उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी। तो
एस्टिमेटेड लाइफ ईयर्स में भी हो सकती है, किलोमीटर्स में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है, और इसके अलावा जो है यूनिट्स में भी हो सकती है। क्या आपने कहा एक मशीनरी ली, इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, देन उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी। तो एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो ईयर्स में भी हो सकती है, किलोमीटर्स में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है, यूनिट्स में भी हो सकती है। आपके सिलेबस के हिसाब से इतनी ही है। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, या इसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, या रेजिडुअल वैल्यू। अब ये कौन सी वैल्यू होती है ससुरा? दिमाग खराब हो गया, पहले कॉस्ट आ गया, फिर उसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ आ गई, फिर उसके बाद सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपके एसिड की एस्टिमेटेड लाइफ के बाद की वैल्यू होती है। जैसे कि हम सेंटेंस पूरा करते हैं। कैसे सेंटेंस पूरा करते हैं? कि एक एसिड हमने 1,20,000 का खरीदा और सोचा कि प्यार ना करें। अबे क्या बोल रहा हूँ मैं, तो बस तब कर। एक एसिड हमने कितने का खरीदा? 1,20,000 का खरीदा, ठीक है। और सोचा कि ये एसिड जो है वो 10 साल चल जाएगा। वो पिछली वाली बात आगे कर देना, ठीक है। 1,20,000 का खरीदा और 10 साल चल जाएगा। अब 10 साल चलने के बाद ये इसकी क्या हो गई भाई? एस्टिमेटेड लाइफ हो गई। अबे निकल आओ उस जुमले से, निकल आओ क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी सी तो दो अटेंशन। क्या बोल रहा हूं मैं? कि एक एसिड जो है मैंने 1,20,000 का खरीदा, ये तो ससुरा क्या हो गया? इसकी कॉस्ट। 10 साल चलेगा, ये इसकी क्या हो गई? एस्टिमेटेड लाइफ। फिर 10 साल बाद चलने के बाद भी अगर हम इसको सेल करते हैं तो मार्केट में ये जा रहा है 20,000 रुपए का। तो ये हो गई इसकी सैल्वेज वैल्यू। कि आपके एसिड की जो यूजफुल लाइफ होती है उसके बाद की जो एसिड की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं सैल्वेज वैल्यू, या स्क्रैप वैल्यू, या रेजिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जो आपके एसिड की लाइफ की बाद की जो वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने अपने घर के अंदर जो है वो एक मोटर हमारी खराब हो गई थी, पानी वाली, ठीक है। तो वो मैंने जब खरीदी थी, वो मैंने खरीदी थी 10,000 रुपए की, सपोज कर ले। अब वो खराब हो गई। मैंने सोचा था 4 साल चलेगी, 4 साल वो चली, उसके बाद वो क्या हो गई? खराब हो गई। अब 4 साल बाद मैंने क्या किया? अब मुझे नई मोटर की रिक्वायरमेंट है, मुझे नई मोटर लगानी है। मार्केट के अंदर गया और मैंने कहा कि मेरी पुरानी वाली मोटर भैया कितने में लोगे तुम? तो उसने बोला भैया आपकी ये जो पुरानी वाली मोटर है ना, इसको हम ले लेंगे 2,000 रुपये। तो अब एसिड जो था, जो मोटर जो थी, अपनी यूजफुल लाइफ के बाद भी कितने की जा रही है? 2,000 रुपए की। इसको कार कबाड़ की वैल्यू भी कहा जाता है नॉर्मली। जो स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू, कार कबाड़ वैल्यू होती है। तो ये कुछ आपके कंसेप्ट से ये आपको क्लियर होने चाहिए, डेप्रिसिएशन के अंदर जरूरी है, ठीक है। तो जब आपको ये क्लियर होंगे, अब हम इंशाल्लाह ताला जो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? आज हम लोगों ने एसिड की जो है वो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिक्स एसेट को थोड़ा सा डिस्कस किया, और मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन को डिस्कस किया, और इसके अलावा हमने एसिड को के अंदर कुछ डेप्रिसिएशन के एलिमेंट्स से उनको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गौर से सुना करो बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम लोग अपना पहला मेथड स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिर उसके बाद हम डिविनिशिंग पे जाएंगे, फिर सम ऑफ ईयर डिजिट पे। बारी बारी, वन बाय वन हम सारे मेथड्स पढ़ेंगे। सारे मेथड्स पढ़ने के बाद हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। और ये जो टॉपिक मैंने रिकॉर्ड किया है, ये बेसिकली आईकॉम के लिए और ग्रेजुएशन के लिए, दोनों के लिए है। इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आईकॉम वालों का जहां तक साथ रहेगा उनको मैं बता दूंगा कि भैया यहाँ तक कर लो, अब उसके बाद हो जाओ शॉर्ट तुम लोग, क्योंकि अब आगे की कहानी जो है वो ग्रेजुएशन वालों की है।
क्योंकि ये बेस जो है बनती है आईकॉम के अंदर, और फिर आगे के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं। तो बच्चों जो आईकॉम वाले होंगे वो जहां तक उनको बता दूंगा कि भैया तुम्हारे सिलेबस का यहाँ तक का था, अब तुम लोग निकल लो मार्केट से शॉर्ट हो जाओ। फिर आगे ग्रेजुएशन वालों को बोलेंगे कि भैया अब तुम लोग आ जाओ, तुम लोगों का इससे आगे से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, या मैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर मेंशन भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे ही मेंशन कर दूंगा कि ये लेक्चर आईकॉम और ग्रेजुएशन दोनों के लिए है, और ये लेक्चर सिर्फ आईकॉम वालों के लिए है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। कैसा लगा आज का लेक्चर? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखना। अपने टीचर को, अपने बड़े भाई को, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।